हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर ली गई है कि चुनाव चल रहे हैं, अभी नहीं दे सकते कोई आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर जारी करने के बारे में कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने मांग ठुकराते हुए कहा कि चुनाव चल रहे हैं, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। मतदान के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं, 2 चरण बचे हुए हैं। चुनाव आयोग के लिए बीच प्रक्रिया में मानव संसाधन जुटाना मुश्किल होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जमीनी हकीकत समझने की जरूरत है। चुनाव के बीच में प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जा सकता है। चुनाव आयोग पर बीच चुनाव में प्रक्रिया को बदलने का भार नहीं डाला जा सकता है। अर्जी में मांगी गई अंतरिम राहत एक प्रकार से अंतरिम राहत देने के समान ही है। इस अर्जी पर छुट्टियों के बाद पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आईपीएल के फाइनल में नाइट राइडर्स से भिड़ेंगे सनराइजर्स। देखिए, आईपीएल अब अपने अंतिम चरण पर है। आईपीएल 2024 के फाइनल में एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती होगी। अहमदाबाद में हुए क्वालिफायर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर ही फाइनल में पहुंचे थे कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्हें चेन्नई में फिर से भिड़ना होगा। चेन्नई में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर रविवार को फाइनल का टिकट कटाया है। छठे चरण का चुनाव आज 58 सीटों पर मतदाता चुनेंगे प्रतिनिधि। 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा लोकसभा चुनाव अब अपने समापन की ओर है। 7 चरणों के इस चुनाव में शनिवार यानी 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान होगा। इनमें दिल्ली, हरियाणा सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटें शामिल हैं। इन चरण में 11.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 5.84 करोड़ पुरुष, 5.29 करोड़ महिलाएं और 5,120 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस चरण में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 8, झारखंड में 4, उड़ीसा की 6, बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही उड़ीसा की विधानसभा के लिए भी इस चरण में मतदान होंगे। छठे चरण में जिन दिग्गजों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा उनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, मेनका गांधी, राज बब्बर, मनोज तिवारी जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। इस चरण में शामिल 58 सीटों में से भाजपा व सहयोगी दलों ने 2019 में 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस शासन में हमारे सिर पर नाचता था पाकिस्तान, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब की रैलियों में कांग्रेस को निशाने पर रखा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान हमारे सिर पर नाचता था। आज कांग्रेस और उनके साथी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, हमें उससे डर कर रहना होगा। कांग्रेस सरकार इतनी डरपोक थी कि तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा का नाम लेने पर से भी डरती थी। पीएम ने पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर व मंडी में, फिर पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर में रैली को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच यह रही थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया तो शत्रु अंदर तक आ जाएगा, पर बीते 10 वर्षों में सीमांत क्षेत्रों का विकास हुआ है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना के लिए जो भद्दी बातें कही हैं वे छोटी काशी और हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। मेघा पाटकर की दुर्भावनापूर्ण हरकत से वीके सक्सेना की प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति। कोर्ट आपराधिक मानहानि के 23 साल से अधिक पुराने मामले में दिल्ली का साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर को दोषी करार देते हुए अहम टिप्पणी की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि मेघा की दुर्भावनापूर्ण हरकत से वीके सक्सेना की प्रतिष्ठा को काफ़ी क्षति पहुंची है और इसका उद्देश्य सक्सेना की अच्छी छवि को खराब करना था।
प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है और समाज में किसी की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी वर्ष 2001 में सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले पर निर्णय सुनाते हुए की है। सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अदालत ने दर्ज किया कि पाटकर ने सक्सेना को की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कायर व हवाला लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये आरोप मानहानि करने के साथ ही नकारात्मक धाराओं को भड़काने के लिए लगाए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर ठगी पर लगाम लगाने की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई साइबर ठगी पर लगाम लगाने में कारगर टूल साबित हो सकता है। खास तौर पर सरकारी एजेंसियों के लोगों यानी कि प्रतीक चिन्ह लोगो जो होता है के साथ भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ठगी के मामले रोकने में इसके इस्तेमाल पर काम शुरू हो गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सीईओ राजेश कुमार के अनुसार इसके लिए मेटा, व्हाट्सएप, गूगल से बातचीत चल रही है। राजेश कुमार के अनुसार साइबर ठगी में बड़े पैमाने पर राज्य पुलिस, सीबीआई, कस्टम विभाग, आयकर विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों के लोगों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इन लोगों को देखकर लोग झांसे में आ जाते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, साइबर ठग सरकारी एजेंसियों के यूआरएल से मिलते जुलते यूआरएल बना लेते हैं और आम लोगों के लिए इसमें अंतर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। I4C फर्जी यूआरएल व फर्जी लोगों वाले ऑनलाइन विज्ञापनों पर नज़र रखता है। पकड़ में आने पर उन्हें हटाने के लिए संबंधित इंटरनेट प्लेटफॉर्म को सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन से सटे गांवों में वाइब्रेंट विलेज योजना से बढ़ी विकास की आस। हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र में 2 जनजातीय जिले लाहौल और स्पीति व किन्नौर अब खामोश नहीं है। सीमांत गांवों में सन्नाटा नहीं है। अब वहां चीन नहीं, भारत का मोबाइल नेटवर्क चलता है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत विकास को गति मिली है। योजना में केंद्र से पहले लाहौल स्पीति के 2 और किन्नौर के 1 गांव को शामिल किया गया। वहीं अब लाहौल स्पीति के 20 और गांव शामिल किए गए हैं। इनमें चीन से सटे गांवों का और तेजी से विकास होने की उम्मीद बंधी है। सड़कों की हालत सुधरेगी और मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ होगा तथा 48 वर्ष बाद लाहौल स्पीति का कौरिक गांव फिर बसेगा। 1975 में भूस्खलन में कौरिक गांव का नामो निशान मिट गया था। हालांकि उस समय सरकार ने गांव के 33 परिवारों को चंडीगढ़ में बसाने का प्रस्ताव दिया था, मगर लोगों ने जन्मभूमि नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, जयशंकर बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा खान मार्केट गैंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भी भारत के खिलाफ एक खान मार्केट गैंग कार्य कर रहा है। यह गैंग भारत विरोधी कार्य व दुष्प्रचार करता है। इसका उद्देश्य विश्व में भारत की नकारात्मक छवि पेश करना है। यह भारत के खान मार्केट गैंग का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में जयशंकर ने कहा कि देश इन दिनों खास तरह की वैचारिक प्रक्रिया से जूझ रहा है। इसमें व्यक्ति और संगठन पर तरह तरह के शीर्षक लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत विरोधी कार्य करने वालों के लिए खान मार्केट गैंग का नाम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऐसा ही एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग भी सक्रिय है। दोनों स्तर पर कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं। वे सामाजिक तौर पर इन गैंग के साथ सुकून महसूस करते हैं क्योंकि वे उन्हीं की तरह सोचते हैं। जब घरेलू खान मार्केट में बिक्री कम हो जाती है तब इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग सक्रिय हो जाता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को लेकर विपक्ष के नारे दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ पर जयशंकर ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार पहले से ही बड़े बहुमत के साथ केंद्र में पुनः आएगी। कहा दक्षिण में भाजपा पहले की तुलना में 2 गुना सीटें जीतेगी, जबकि उत्तर भारत में विपक्ष मुश्किल में है। भाजपा सरकार के संविधान के खिलाफ होने के आरोप पर विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में संविधान में 80 संशोधन किए गए। ऐसे में संविधान में बदलाव का आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भावनाओं के आधार पर नहीं चल सकते। मणिपुर हिंसा के दौरान विस्थापितों की संपत्तियों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कथित गैर अनुपालन के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह भावनाओं के आधार पर नहीं चल सकता, बल्कि उसे कानून के अनुसार कार्य करना होगा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व पंकज मित्तल की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह दलील
दलील से संतुष्ट नहीं है। मणिपुर के मुख्य सचिव समेत प्रतिवादियों के विरुद्ध अवमानना का मामला बनता है। याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकते हैं। सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती तो और तेजी से प्रगति करता भारत, डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि गत 10 वर्षों में देश तेजी से सशक्त हुआ है। अगर देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित और सुरक्षित व प्रतिकूल कब्जे वाली नहीं होती तो भारत ने अधिक रफ्तार से प्रगति की होती। उन्होंने कहा जमीन पर जो कब्जा है वह अपना है, बाकी तो सब अदालत और कचहरी का काम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 21वें अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल की ओर से आयोजित रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर में शुक्रवार को डोभाल ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति अधिक रफ्तार पकड़ती अगर देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित रहती। निकट भविष्य में हमें नहीं लगता कि हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हो जाएंगी कि हम तेजी से आर्थिक विकास कर सकेंगे। इसलिए सीमाओं पर तैनात सैन्य बलों के कंधों पर अत्यधिक भार है। उन्हें हमेशा 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है। हर वक्त राष्ट्रीय हितों व देश की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटेंगे नए आपराधिक कानून, पूर्व जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नवीन सिन्हा ने कहा है कि संसद से पारित नए आपराधिक कानून अपराधों से निपटने में प्रभावी होंगे। इसके साथ ही जस्टिस सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सफल बनाने के लिए न्यायाधीशों और पुलिस के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत है। सेवानिवृत्त जस्टिस नवीन सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे की पुस्तक एंड ऑफ कॉलोनियल लॉ फ्रॉम विजन टू एक्शन के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और समय के अनुसार कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता है। कानून निर्माताओं ने महसूस किया कि मौजूदा कानून समाज के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए नए कानूनों की मदद से अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटा जाए। इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए न्यायाधीशों और पुलिस को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से कि मोदी केंद्रित एक और चुनाव। देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि यह चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का ही चुनाव है। चुनाव प्रचार को ऐसा बनाने में विपक्ष की भी भूमिका रही है, यानी कि जैसे कि खड़गे को एक तरीके से विपक्ष का नेता बताया जा रहा है, उसी तरीके से जो सत्ता पक्ष है वर्तमान में, उसमें सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी। यानी पूरा जो चुनाव है वो मोदी केंद्रित है। विपक्ष भी मोदी पर आरोप लगाता रहता है और जो पक्ष है यानी सत्ता पक्ष है वो तो मोदी के पीछे ही खड़ा है पूरा। यानी कि जितने भी नेता हैं भाजपा के या एनडीए के, वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि उनका कार्य मायने नहीं रखता है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना कार्य किया है, क्या कार्य किया है और कैसे किया है, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि मोदी उनके क्षेत्र में आकर भाषण दे दें या फिर मोदी ने देश के लिए क्या किया है, ये उनके लिए मायने रखता है। तो इस प्रकार ये पूरा जो चुनाव है वो मोदी केंद्रित है और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। कानूनी खामियां गिनाते पुणे कार हादसा। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं, इस आर्टिकल को देख लेते हैं। पुणे प्रकरण को किशोर न्याय के नाम पर नज़रअंदाज करने के समाज में गंभीर दुष्परिणाम होंगे। इन दिनों पुणे में 2 इंजीनियरों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत और इस हादसे के आरोपित नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड से मिली जमानत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनावी माहौल में राजनीतिक नज़रिए से भी बयानबाजी हो रही है, मगर बुनियादी रूप से जिस पक्ष पर बात होनी चाहिए वह नदारत है। बात यह है कि किशोर न्याय कानून 2015 के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पुणे में किशोर न्याय बोर्ड ने कोई नियम विरुद्ध या विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि किशोर न्याय कानून मूल स्वरूप में एक सुधारात्मक कानून है जो 18 साल तक के हर लड़के लड़की को उसकी हर गलती पर सुधरने का अवसर सुनिश्चित करता है। इस बार किशोर न्याय बोर्ड ने वही किया जो निर्भया केस में सर्वाधिक दरिंदगी वाले नाबालिग आरोपितों के साथ किया गया था। देखा जाए तो इस मामले में 2 अधिनियम, मोटर वाहन कानून और किशोर न्याय कानून प्रभावशील हैं। मोटर वाहन कानून की धारा 199A के अनुसार लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले को 3 साल की सजा के साथ वाहन का लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित होगा। इसमें 25,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुणे सड़क दुर्घटना मामले में यही प्रावधान लागू होगा।
जबकि किशोर न्याय कानून कहता है कि बच्चे के मामले में अपराध को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। मामूली अपराध जिनमें 3 साल तक की सजा होगी, गंभीर अपराध जिसमें 3 से 7 साल की सजा होगी। पुणे प्रकरण में आरोपी का कृत्य मामूली अपराध की श्रेणी में ही आता है, इसलिए सुधारात्मक पहलू लागू हुआ है और किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपित किशोर को इसी आधार पर जमानत दे दी है। याद रहे कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तब ये तीनों श्रेणियां बनाई गई थी और ये निश्चित किया गया था कि अगर जघन्य अपराध करने वाले किशोर 16 से 18 आयु के हैं तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय भी किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय कानून की धारा 15 के तहत विचार करने के बाद ही करेगी। यानी किशोर न्याय बोर्ड अगर जघन्य अपराध में भी किसी किशोर में सुधारात्मक संभावना देखता है तो किसी हत्या और दुष्कर्म के मामले में भी उसे जमानत दे सकता है। पुणे में जो घटना हुई उसे अगर किशोर न्याय के नाम पर छोड़ दिया जाए तो इसे दुष्परिणाम भारतीय समाज को बहुत गहरे रूप से होंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 4,22,660 सड़क हादसे हुए, जिसमें 10% हादसे बच्चों ने किए हैं। समझा जा सकता है कि एक गंभीर चुनौती बच्चों की उद्दंडता और स्वच्छंदता को खड़ी हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। पहली न्यूज़ है शेयर मार्केट की, इसको स्किप करेंगे। 2030 तक $10 ट्रिलियन होगी बीएसई का मार्केट कैप। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मार्केट रिटर्न और 2027 तक भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद को देखते हुए बीएसई और एनएसई का मार्केट कैप 2030 तक $10 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। अभी भारतीय शेयर बाजार यानी बीएसई और एनएसई $5 ट्रिलियन के विशेष क्लब में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बाजार के इतिहास में संपत्ति सृजन की ऐसी गति पहले कभी नहीं देखी गई। मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में जारी रहेगी तेजी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के आने वाले महीने में भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी तेजी जारी रहेगी, जबकि महंगाई में कमी आएगी। शुक्रवार को जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में मजबूत घरेलू मांग के साथ विदेशी मांग में भी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी। फिजिकल व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेंटर में निवेश एवं नीतिगत समर्थन से सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। होटल और पर्यटन क्षेत्र में तेज रिकवरी से ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है कि भारत को इस गर्मी में मिल जाएगा अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन। रूस के परमाणु ऊर्जा प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव ने कहा है कि भारत को इस गर्मी में अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिल जाएगा। हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत से सहयोग बढ़ाने को उत्सुक हैं और भारत नई साइट पर रूस द्वारा डिजाइन उच्च क्षमता के परमाणु ऊर्जा यूनिटों की स्थापना करने के लिए उत्साहित है। भारत रूस के मधुर द्विपक्षीय संबंधों का हवाला देते हुए लिखाचेव ने कहा कि परमाणु क्षेत्र में भारत हमारा प्रमुख साझेदार है। चीनी सेना ने ताइवान को घेर कर दूसरे दिन भी दिखाई धमक। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते के बयानों से चिढ़े चीन के दूसरे दिन भी व्यापक सैन्य अभ्यास किया है। चीन की संप्रभुता को खारिज करने वाले राष्ट्रपति की टिप्पणियों से खफा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के राष्ट्रपति को दंडित करना चाहती है। ताइवान के आसपास शुक्रवार को बड़े पैमाने पर चीनी जेट विमानों की आवाज़ गूंजती रही। जंगी जहाज जल डमरू मध्य के ताइवान क्षेत्र में घुसकर धमक दिखाने की कोशिश करते दिखे। चीनी सेना का कहना है कि सैन्य अभ्यास का उद्देश्य ताइवानों को कब्जे में लेने की क्षमता दिखाना और ताइवान की शक्ति का आकलन करना है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि वह बाहरी चुनौतियों से निपटने व देश की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ खड़े हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 25 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।